हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ बाय हिमेश सर में स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको लोगों को लाइन और एंगल की बेसिक क्लास पढ़ाई थी। जिन लोगों ने वो वीडियो न देखा हो तो जाकर वीडियो देखें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब कर ले तथा यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अब हम ज्योमेट्री का वहीं से जहां से बेसिक हुआ था कंप्लीट एंगल के टाइप्स ऑफ एंगल हमने पढ़ा दिया था, वहीं से आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल के बाद अब आगे चलते हैं। तो एक आता है, आपने पढ़े होंगे, यदि टू लाइंस, दो रेखाएं, टू लाइंस एक दूसरे को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है। जैसे हमने कहा ये टू लाइंस है, दो लाइन है और इसको कोई एक तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वो रेखाएं जो एक दूसरे के साथ चलें और बीच की दूरी समान रहे। इनके बीच की दूरी क्या रहे? समान रहे। उसे हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। अब इन समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा, अच्छा त्रियक रेखा क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। त्रियक रेखा क्या होती है? त्रियक रेखा कोई भी एक लाइन है, लाइन को कोई एक दूसरी लाइन कट कर देती है, उसको बोलते हैं त्रियक रेखा। ठीक है। अब जब ये लाइन जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तीसरी रेखा कट करती है तो ये तीन प्रकार के एंगल बनते हैं। देखो आपको हम एंगल दिखा रहे हैं। जैसे हमने कहा ये एंगल थीटा बना, तो ये भी एंगल क्या बनेगा? थीटा। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो ये जो एंगल बना थीटा, ये भी एंगल कितना बना? थीटा। इनको बोलते हैं संगत कोण। इनको क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो संगत कोण, तो संगत कोण जो बने, ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो एक और हम बनाते, इसको हम क्या बोलेंगे? संगत कोण। ठीक है। अब यदि हम इसी में कह दें कि ये वाला इसके संगत होगा, ये यदि हम कहें ये फाई अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, संगत कोण हो गया। यदि हम नीचे देख रहे हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल, तो इनको हम बोलते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगला आता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा कट करती, तो इसमें ये एंगल, जैसे ये एंगल थीटा बना और ये एंगल कुछ अलग बनेगा। जैसे हमने कहा ये एंगल आपका बना अल्फा, ये एंगल क्या बना? थीटा, ये एंगल क्या बना? अल्फा। इन एंगल को बोलते अंतः संगत कोण। इनको क्या बोला जाता है? अंतः संगत कोण। इनको हम क्या बोलते हैं? अंतः संगत कोण। तो आता है जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती तो जो इनर बने, अंदर जो एंगल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अंतः संगत कोण। और अंतः संगत कोण का सम जो थीटा प्लस अल्फा होगा, इसका सम कितना होगा? 180 होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब संगत अंतः कोणों का सम कितना होता है? 180 होता है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, तो हमने इसको बताया संगत कोण। ये संगत कोण आपस में, जैसे हमने कहा ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 70 है तो ये भी 70 है। जो भी आप रखना चाहोगे वो सेम रहता है। इसमें क्या होगा? जैसे ये 80 है तो ये फिर 180 में आप लेस कर दोगे, ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आपको अंतः संगत का सम कितना होता है? 180। एक और आपका बचा एकांतर कोण। तो जब आपको यहाँ सीन हो रहा होगा, देख लेना। तो हमने कहा जब दो समांतर रेखा, तीसरा हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमने कहा जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा कट करती है, तो ये जो त्रियक रेखा कट कर रही ना, ये एंगल, जैसे ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या? थीटा। इसको हम बोलते हैं, इन एंगल को बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण की परिभाषा क्या होगी कि ये एंगल जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा कट करेगी तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है।
बराबर होता है। जैसे ये 60 है तो ये भी 60, ये 40 है तो ये भी 40, ये 30 है ये भी 30 है, तो ये इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जो जेड वाली आकृति होती है, हम कहते नहीं कि ये जेड वाली आकृति ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये जेड वाली आकृति यहीं से निकल के आती कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई एक तिर्यक रेखा खींची जाती तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो तीन आपको एंगल हमने बताए, एक बताया संगत कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये होते हैं संगत कोण, इसके इसके संगत कोण होगा, ये इसके संगत होगा, ये इसके संगत होगा। हमने फिर बताया अंतः संगत कोण, अंतः इनर, ये इसके इनका सम 180, इनका सम 180, तो इनका सम 180, इनका सम क्या होगा 180 होगा। इसके बाद एक हमने और बताया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है जिसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो तीन प्रकार के एंगल ये आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एक आपने पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, अगली परिभाषा आप लिखते जाइएगा क्योंकि भूल जाओगे आप। शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, काटती हैं, तो उससे जो बनने वाला एंगल है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो इनके द्वारा निर्मित एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये जैसे एंगल आपका अल्फा, तो ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, तो ये एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने कहा इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा क्या होगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में कट करती हैं तो उनके द्वारा निर्मित एंगल आपस में बराबर होते हैं, शीर्ष पर बने निर्मित कोण आपस में बराबर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख। बस आपको फिगर देखना है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपने पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख के बाद कोटिपूरक। आपने पढ़ा होगा कोटिपूरक क्या होता है, कोटिपूरक कोण, या इसी को पूरक कोण भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, पूरक कोण, कोटिपूरक कोण या पूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण क्या होता है वो समझते हैं। जब दो एंगल का सम 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं कोटिपूरक या पूरक। हमने कहा जब दो कोणों का सम, हमने कहा दो एंगल आपके दिखे, हमने कहा ये थीटा है, ये आपका अल्फा है, यदि इनका सम थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाए, 90 हो जाए, 90 हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कोटिपूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटिपूरक। तो परिभाषा क्या हुई, दो एंगल का जब सम 90 होता है उसे हम कोटिपूरक या पूरक कोण बोलते हैं। अब आपको एग्जाम में कैसे आएगा, और इससे क्वेश्चन सीजीएल या 10+2 में बहुत क्वेश्चन आता है कि आपको एक एंगल दिया जाएगा और कहेगा उसका कोटिपूरक बताओ। जैसे हमने आपसे कह दिया एक एंगल 40 है तो दूसरा 50, या आपसे कह दे एक कोटिपूरक एंगल में से एक एंगल x है और एक एंगल दूसरे का 2 गुना, तो एक x हो गया तो एक क्या हो गया 2x, दोनों का सम 90 आप निकाल सकते हो। तो ऐसे करके आपको लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे कोटिपूरक और पूरक में बहुत मिलते हैं। इसके बाद इसी में एक और आता है, कोटिपूरक के बाद आता है संपूरक। संपूरक क्या आता है, संपूरक। संपूरक को, संपूरक कोण क्या होता है, बस है यही परिभाषा, बस संपूरक में चेंज थोड़ा सा हो जाता है कि जब दो एंगल का सम कितना हो जाए, जब दो एंगल का सम अल्फा,
जब दो एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोटि पूरक, संपूरक बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संपूरक। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाए 180, कितना हो जाए भाई 180 हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे संपूरक। संपूरक से भी क्वेश्चन आते हैं कि एक एंगल इतना है तो दूसरा एंगल बता दो, या आपको लैंग्वेज में आ जाएगा कि संपूरक कोण के एक एंगल दूसरे कोण का 3 गुना से 15 अधिक है, ऐसे करके बहुत सारे आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। अभी आपको हमने बेसिक पढ़ाना शुरू किया, तो बेसिक आप समझो, इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक आपने YouTube वगैरह में देखा होगा तो आपको सीधा क्वेश्चन कराए जाते हैं, जब आपको परिभाषा ही नहीं पता है तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है कि आपको हम डायरेक्ट, अब हमें तो पता है, हम यहाँ पे कहते हैं ये 30 है, ये कितना होगा, तो हमने कहा हमने तुरंत 180 में लेस किया, तो ये आया कैसे वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो कोट पूरक हो गया, ये आपका संपूरक हो गया। इसके बाद एंगल के जितने टाइप थे हमने सारे लगभग करा दिए, बाकी क्वेश्चन में जैसे कहीं आपको जरूरत पड़ेगी जिस डिफिनीशन की, तो वहीं पे जहां पे आप नोट्स बना रहे हो वहीं पे अपडेट कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल इतना आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यही आती है, ट्रायंगल की परिभाषा क्या होती है। तो ट्रायंगल की परिभाषा क्या होती है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, ट्रायंगल त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ट्रायंगल त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज क्या होता है परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, लिखते भी जाना। तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और जो लास्ट पॉइंट है, सीजीएल 2017 और सीजीएल 2014 में एक क्वेश्चन आया था, वो वहां से त्रिभुज से ही आया था, वो अब हम आपको बताते हैं। तो पहला पॉइंट होगा, तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अगला पॉइंट आता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। तीसरा पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिभुज तभी संभव है, बस यहीं से सीजीएल में 2014 में एक क्वेश्चन आया था, आप देखोगे प्रीवियस ईयर मिलेगा यहीं से क्वेश्चन, और 2017 में भी ये क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन भी आपको अभी करा देंगे। तो हमने कहा त्रिभुज की परिभाषा की बात करते हैं, तो त्रिभुज तभी बनना संभव, ऐसा थोड़ी है कि कोई तीन भुजाएं आप ले लो और कह दो त्रिभुज बन जाए, नहीं बनेगा। त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा तथा दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज कब बनना संभव है, जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, अभी हम आपको समझा भी रहे हैं कैसे, तीसरी से बड़ा तथा दूसरा पॉइंट, जब दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये कंपलसरी है, नहीं होगा तो गलत आप बना रहे हो। अब हमने कहा अगला पॉइंट है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो ये आपको डिफिनेशन तो पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन भी आया, अभी आपको हम करा भी रहे हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये हम बात क्यों बोल रहे हैं। सबको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, सबको पता है एक ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें भुजा ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आप पाइथागोरस लगाओगे, ये 90 एंगल है, तो आपको ये त्रिभुज पता होता है। सबको पता है 4 3 5 का एक ट्रायंगल होता है, कंपलसरी है।
अच्छा, अब हम देख रहे हैं जो हमने ये डिफिनीशन लगाई क्या इसमें फॉलो हो रही। हमने कहा जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, इन दो भुजाओं को जोड़ो 4 3 7 क्या बड़ा है तीसरी से, बिल्कुल। इन दोनों को जोड़ो 5 4 9 क्या तीसरी से बड़ा है, बिल्कुल। हमने कहा इन दोनों को जोड़ो 5 3 8 क्या तीसरी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अच्छा, दूसरी डिफिनीशन कह रहा है दो भुजाओं का अंतर, इनका अंतर करो कितना 1 क्या तीसरी से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। इनका डिफरेंस करो 1 क्या इनसे छोटा है, बिल्कुल छोटा है। इनका डिफरेंस करो 2 डिफरेंस आया क्या इससे छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो ये फिर परिभाषा हमने जो लिखाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 2017 में जो क्वेश्चन आया वो कैसे आया, पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है, इतना आप नोट कर लो। हो गया, चल इसके बाद चलते। अब एक जो 2017 में भी आया, 2014 में भी आया, और क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस भी हैं। अब देखो क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में बता रहे हैं, कह रहा है यदि क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं, यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं 4 7 3 7 जो भी लिख लो, हम वही अप टू अप नहीं लिखा रहे, हम अपने मन से करा रहे हैं। 4 A 7 हो तो A का संभावित मान ज्ञात करो। अब ऑप्शन कैसे दिए गए थे, ऑप्शन आपको इस हिसाब से A ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है 3 से, और लेस देन है किससे, लेस देन है 11 से, ऐसे करके ऑप्शन ए लेस देन है 7, ये 4 से लेस देन, ऐसे करके ऑप्शन आपको दिखेंगे वहां पे। तो हम आपको सीधा उसका सोल्यूशन बता रहे हैं। सोल्यूशन समझो कि ये क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्जाम में या कोई भी भुजा, यहाँ पे आपको डिजिट बदल सकता है। हम आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज वही लिखा रहे हैं, बस डिजिट बदल दिए। 2017 में क्या आया था क्वेश्चन मुझे तो नहीं याद है, लेकिन फिलहाल इसमें डिजिट आपकी बस बदल देगी, बाकी सेम क्वेश्चन आया था। अब देखो हमने कहा ये क्या आपको बता रहा है, वो कह रहा है यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं 4 A और 7 हो तो A का संभावित मान। यार अभी अभी डिफिनीशन पढ़ के आए कि त्रिभुज तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा। हम मान लेते हैं ये 2 भुजाएं होंगी, इनका योग करा 7 4 11, इनका योग कितना आ गया 11, इनका योग कितना आ गया, इनका योग कितना आ गया 11। तो 11 हमेशा तीसरी भुजा A मान लिया, तीसरी भुजा किसको मान लिया, ये तीसरी भुजा को हमने मान लिया क्या A। तो A से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब A लेस देन होना चाहिए 11 या 11 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, A से। अच्छा इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या किया 3, डिफरेंस कितना है 3, और 3 हमेशा लेस देन होना चाहिए किससे, A से। तो यही आपका आंसर बन गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन और प्री में आया था। तो हमने कहा आपको अभी भी परिभाषा बनाए, दोनों का सम हमेशा ग्रेटर होगा A से, और दोनों का डिफरेंस हमेशा लेस देन होगा तीसरी भुजा से। बस यही आपका राइट आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन आया था। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपसे हम पूछ दें कि ट्रायंगल के प्रकार कितने, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के प्रकार, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रायंगल के 3 प्रकार होते हैं, कोई बोलेगा 5 प्रकार होते हैं, कोई बोलेगा जो जितने गिन लिया संभावित विसंभावित, जो जितने काउंटिंग कर लिया उतने बोल देगा, कोई बोलेगा 6। लेकिन एक बार जो एसएससी में तो नहीं आया क्वेश्चन, यूपी टेट हुआ था, यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज के प्रकार बताओ, और त्रिभुज के प्रकार के हम ऑप्शन भी आपको बता रहे हैं क्या आए थे। जैसे ऑप्शन एक आया था आपका 2, एक ऑप्शन आया था 3, एक ऑप्शन आया था 5, एक ऑप्शन आया था 6, लेकिन अधिकतर लोगों ने 6 ही लगाया था। 6 क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक विसंबाहु होता है, एक समद्विबाहु होता है, 3 ये हो गए। एक आपने सुना होगा न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण। 6 आपने पढ़े और 6 ही आपने लगा दी, और जबकि ये आंसर हो गया गलत। ये आंसर क्या हो गया, गलत। अब आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ या त्रिभुज के प्रकार, क्या
त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं तो त्रिभुज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ही यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दो प्रकार का होता है। तो त्रिभुज कौन से? एक भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर और एक आपका कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। त्रिभुज के आज से आपको याद रखना है, त्रिभुज के दो ही प्रकार होते हैं, एक साइड के बेस से, साइड के आधार पर, और एक कोण के आधार पर। तो साइड के आधार पर आपके तीन होते, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। एक क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे न्यून कोण, आप कहोगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद आएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और इसके बाद आएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये तीन प्रकार के साइड कोणों के आधार पर हो गए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज के टाइप्स, इतना आप नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको हम कराएंगे त्रिभुज, एक एक करके एक एक की डिफिनीशन पढ़ेंगे, क्या इसमें प्रॉपर्टीज होती, क्योंकि त्रिभुज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी पैटर्न पे। एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने यदि हमारी प्रीवियस पहले की जो क्लास है उसको ना देखा हो, लाइन और एंगल वाली, उसको जाकर देखो। इसके बाद ये और प्रॉपर वे में समझ में आएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। इसी प्रकार हम आगे और वीडियो लाते रहेंगे, और हमने आपको कहा है कि एडवांस की हम पूरी सीरीज लेके आएंगे विथ 300 प्लस क्वेश्चन के साथ। 300 से ऊपर आपके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे यहीं पे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वे में ये आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको कुछ अच्छा पाना है, क्योंकि बाकी हम भी चाहते तो डायरेक्ट क्वेश्चन ले आते और सोल्यूशन दे देते। इसी वजह से हम बेसिक पढ़ा रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातें आपको आता होगा, लेकिन छोटी छोटी बातें जो क्लिक करने योग्य है वो आपको क्लिक करते रहना है, लिखते रहना है। ठीक है, और पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा, एक पद आपका इस बार जरूर होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है। सॉरी, ये दिखा नहीं, एक सेकंड को। वही दिखा नहीं, वही बोलने जा रहा। इसको आप लोग अब नोट डाउन कर लो। एक सेकंड, हम आपकी क्लास अब पढ़ा देते हैं थोड़ा। दिख रहा है? ठीक है, तो आप लोग अब नोट डाउन कर लो। ये नीचे लिखा है अधिक कोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको यहीं से आगे आपके भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज को आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद।